नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान में जंग और तेज होती जा रही है। साथ ही इसका दायरा भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिसे लेकर पूरी दुनिया ही टेंशन में है। जंग के 9वें दिन अमेरिका ने भीषण बमबारी की, ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं ईरानी सेना ने भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देते हुए खाड़ी देशों में उसके ठिकानों पर हमला किया है। इन हमलों में एक और अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई है, जबकि अमेरिका के सहयोगी देशों में सायरनों की आवाज लगातार गूंजती रही। हालात बिगड़ता देख तमाम देशों की तरफ से अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने साफ कर दिया है कि ये जंग खत्म तभी होगी जब ईरान को जीत मिले या उसकी शर्तों पर समझौता हो, यानी ईरान की जीत के साथ ही खत्म होगी जंग। तो क्या है पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। राष्ट्रपति पुतिन ने बनाया यूक्रेन के सरेंडर का प्लान, 5 लाख सैनिक एक साथ बोलेंगे धावा, कीव की बढ़ी घबराहट। परमाणु हथियार बनाने की तैयारी में जापान, रक्षा मंत्री कोइजुमी के बयान ने बढ़ाई चीन की टेंशन, लगातार अपनी रक्षा नीतियों में बदलाव कर रहा टोक्यो। भारत से अचानक आ गया पानी, चिनाब में बाढ़ ने मचाई तबाही तो पाकिस्तान ने भारत पर मढ़े आरोप, जानकारी न देने की कही बात। और चलते चलते में देखेंगे कैसे म्याऊ म्याऊ की बजाय भौंकने लगा बिल्ली का बच्चा, अनोखा मामला आया सामने। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चीन और तुर्की के बढ़ते रक्षा सहयोग पर भड़की निर्वासित ईस्ट तुर्किस्तान सरकार, कहा यह अपराध में मिलीभगत है, उइगर, किर्गिज, कजाक और अन्य तुर्की लोगों के साथ है धोखा। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति जरदारी ने की समर्थन की अपील, पीओके में जारी प्रदर्शन से ध्यान हटाने की बताई जा रही कोशिश। बांग्लादेशी पासपोर्ट पर फिर लगी इजरायल जाने पर पाबंदी, तारिक रहमान का बड़ा फैसला, नए पासपोर्ट में मंदिर, मस्जिद, चर्च समेत दर्जनों तस्वीरें। एंडी बर्नहैम बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, 10 साल में 7वें पीएम, पाकिस्तानी मूल की शबाना महमूद बन सकती हैं वित्त मंत्री। तो ईरान पर अमेरिका ने 9वीं रात लगातार हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट समेत कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों के बाद उत्तर पश्चिमी ईरान की तबरीज मिसाइल फील्ड में आग लगने की खबर भी सामने आई। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मिसाइल परिसर में अमेरिकी हमलों के बाद आग भड़क उठी। इस मिसाइल फील्ड को ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC एरोस्पेस फोर्स चलाती है। अमेरिका के इन हमलों के जवाब में ईरान की तरफ से भी जोरदार हमले किए गए। IRGC ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और जॉर्डन के अकाबा हवाई अड्डे पर विमानों पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है। कुवैत का कहना है कि वो ईरानी ड्रोन हमलों का जवाब दे रहा है। वहीं बहरीन में भी हवाई हमले के सायरन लगातार बज रहे हैं। IRGC ने अपने अभियानों की नवीनतम लहर में कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। उसका दावा है कि एक ड्रोन हमले ने एक प्रारंभिक चेतावनी रडार प्रणाली को नष्ट कर दिया और अलग अलग हमलों में एक विमानन उपकरण गोदाम और अमेरिकी MQ-9 ड्रोन रखने वाले एक हैंगर को निशाना बनाया गया, जिससे कई विमानों में आग लग गई। खबर तो यह भी आ रही है कि इस जंग में एक और अमेरिकी सैनिक कुर्बान हो गया। सेंटकॉम ने बताया कि उत्तरी इराक में बिना फटे ईरानी ड्रोन को नष्ट करने के दौरान एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई। एक अन्य सैनिक घायल भी हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही जंग में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है, यानी ईरान अमेरिका को एक के बाद एक झटके दे रहा है। अब जिस तरह से ये जंग खतरनाक होती जा रही है, तमाम देशों की तरफ से अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। हालात बिगड़ता देख तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने भी एडवाइजरी जारी कर कहा कि ईरान में अस्थिरता का स्तर बढ़ा है। ऐसे में सभी भारतीयों को ईरान की यात्रा टालने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही पहले से मौजूद लोगों को ईरान से जाने को कहा गया है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी स्तर पर वहां क्या हालात है। ये जंग हर बीते दिन के साथ और तेज होती जा रही है। साथ ही अब जिस तरह खाड़ी देश भी ईरानी हमलों को रोकने के लिए मुस्तैद हो गए हैं, उसे देख आशंका इस बात की भी बढ़ती जा रही है कि आने वाले वक्त में कभी भी वो भी इस जंग में कूद सकते हैं, यानी जंग का दायरा बढ़ सकता है। ऐसे में अमेरिका और ईरान से बातचीत की तरफ लौटने की अपील की जा रही है, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि जब तक उसे इस जंग में निर्णायक बढ़त नहीं मिल जाती, तब तक वो अपने हमले नहीं रोकेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा
कि ईरान अमेरिका के साथ युद्ध तब खत्म करेगा जब उसे मैदान में बढ़त हासिल हो जाएगी। युद्ध का अंत या तो पूर्ण सैन्य विजय के जरिए मुमकिन है या वार्ताओं के जरिए। राजनेताओं को लगातार इस बात पर विचार करना चाहिए कि युद्ध जारी रखने से लाभ बढ़ेगा या इससे मानवीय और राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ नुकसानों के बावजूद हम इस युद्ध में एक निर्णायक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में उभरे और प्रणाली की ताकत का प्रदर्शन किया। यानी फिलहाल ये जंग थमने वाली नहीं है, लेकिन अगर दोनों देशों में इसी तरह टकराव बढ़ता रहा तो यह भी तय है कि पश्चिम एशिया बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। मौजूदा हालात में पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान पर बनी हुई हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। तो अब ये जंग भी निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। रूस और यूक्रेन के हमलों की तीव्रता बढ़ती जा रही है। बीते दिन जहां रूस ने कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था, वहीं अब वो एक नई योजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत यूक्रेन को घुटनों पर लाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे रूस यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन यानी सीसीडी के प्रमुख एंड्री कोवलेंको ने दावा किया है कि रूसी सेना में जवानों की भारी कमी हो गई है और इसी कमी को पूरा करने के लिए वो नए रिक्रूट भर्ती कर रहा है और उन्हें तुरंत मोर्चे पर भेजना भी चाहता है। कोवलेंको ने कहा कि रूस शरद ऋतु के लिए 5 लाख सैनिकों को मोबिलाइज करने की तैयारी में है। योजना के मुताबिक पूर्वी मोर्चे पर सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए कुछ नई भर्ती के तहत आए सैनिकों को केवल कुछ ही हफ्तों के बुनियादी प्रशिक्षण के बाद ही 2 हफ्तों के अंदर युद्ध में झोंक दिया जाएगा, जबकि बाकी लोगों को कम से कम 1 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि एक नए संभावित मोर्चे की शुरुआत की जा सके। रूसी संघ का फिलहाल यही प्लान है, यानी रूस यूक्रेन में एक बड़ा जमीनी मोर्चा खोलने का प्लान बना रहा है। कोवलेंको ने आगे यह भी बताया कि रूस के टॉप कमांडरों ने अपने नेतृत्व को यह भरोसा दिया है कि इस लामबंदी से रूस को युद्ध में रणनीतिक रूप से और सैन्य बढ़त हासिल होगी। वहीं इस योजना पर यूक्रेनी सैन्य खुफिया विभाग का कहना है कि रूस में जल्द ही स्टेट ड्यूमा के चुनाव होने वाले हैं। उन चुनावों में सरकार को नुकसान न झेलना पड़ जाए, इसलिए पुतिन प्रशासन फिलहाल इस मोबिलाइजेशन पर खुलकर बात करने से बच रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद रूस अपनी योजना पर आगे बढ़ सकता है। रूस के पास बड़ी संख्या में सैनिकों को भर्ती करने, उन्हें ट्रेनिंग देने और जंग पर भेजने का ढांचा मौजूद है, इसलिए वो अपनी इस योजना को आसानी से अंजाम दे सकता है। अब रूस का ये प्लान कितना कामयाब होगा ये तो आने वाले वक्त में ही साफ होगा, लेकिन फिलहाल रूस के हमलों ने यूक्रेन की कमर जरूर तोड़ दी है। उसके ताजा हमलों में ब्लैक सी में मालवाहक जहाज पर 5 लोग मारे गए। इस हमले को लेकर यूक्रेनी प्रधानमंत्री कोरित्स्की ने कहा कि गिनी बिसाऊ के ध्वज वाला ये जहाज मक्का से लदा हुआ बंदरगाह से रवाना हो रहा था। उसमें भारत और सीरिया के 17 नाविकों के अलावा एक यूक्रेनी भी सवार था। जहाज से 8 चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया, जो देर रात तक जल रहा था, जबकि 5 लोग अभी भी लापता हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति का जिक्र करते हुए कहा कि पुतिन के रूस को इस बात की परवाह नहीं है कि वो किसे मारता है। मौजूदा हालात को देखते हुए कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में रूस यूक्रेन पर अपने हमले और तेज कर सकता है। उसकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि यूक्रेन सरेंडर कर दे, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि पिछले 4.5 साल से चल रही इस जंग में यूक्रेन अब भी टिका हुआ है। वो बात अलग है कि उसके मैदान में टिके रहने की वजह अमेरिका और यूरोप से मिलने वाले हथियार है। बहरहाल रूस के इस नए प्लान के खिलाफ यूक्रेन अब क्या रणनीति अपनाता है, वो देखना होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे परमाणु हथियारों को लेकर जापान के बड़े बयान की। तो ये बात तो आप जानते ही हैं कि चीन ताइवान पर कब्जे की तैयारियों में जुटा हुआ है। ताइवान का भी कहना है कि कभी भी चीन उस पर हमला कर सकता है। इसके लिए उसकी तरफ से ताइवान की घेराबंदी भी शुरू हो गई है। ताइवान के खिलाफ चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर जापान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उसने साफ कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान भी आत्मरक्षा की कार्रवाई में हमले कर सकता है, जिसके बाद से ही जापान और चीन में भी ठन गई है। और अब जापान भी अपनी रक्षा नीतियों में बड़े बदलाव कर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिस जापान ने शांतिवादी नीति अपना ली थी, अब वो परमाणु हथियार बनाने की बात कर रहा है। जी हां, जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के बयानों से यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब जापान इस दिशा में कदम बढ़ाने पर विचार कर रहा है। दरअसल कोइजुमी ने देश की जनता से अपील की है कि वे देश की सुरक्षा में परमाणु हथियारों की भूमिका पर खुलकर बहस करें। उन्होंने आगे यह भी कहा
हालांकि जापान के लिए इस मुद्दे पर चर्चा करना मुश्किल है, लेकिन एक विषय जिससे हम बच नहीं सकते वो है परमाणु हथियार। कोइजुमी की ये बातें ऐसे समय में आई है जब सरकार जापान की सुरक्षा नीति को बताने वाले अहम दस्तावेजों में बदलाव पर विचार कर रही है। इसमेमें परमाणु हथियारों का उत्पादन, कब्जा या उन्हें अपने यहां रखने के दशकों पुराने वादे में संभावित बदलाव भी शामिल है। गौरतलब है कि 1967 में तैयार किए गए देश के 3 परमाणु विरोधी सिद्धांतों के वादे को तब से ही सरकारों ने लगातार बनाए रखा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जापान वाकई परमाणु संपन्न देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इससे पहले जापान सरकार घातक हथियारों और रक्षा उपकरणों के निर्यात पर लगी दशकों पुरानी पाबंदी को खत्म कर चुकी है। यानी अब जापान लड़ाकू ड्रोन, युद्धपोत और मिसाइल जैसे घातक हथियार मित्र देशों को बेच सकेगा। वहीं पारंपरिक आत्मरक्षा तक सीमित रहने के बजाय अब वो लंबी दूरी की मिसाइलों जैसे टाइप 12 और F-35A जैसे आधुनिक विमानों में टॉम हॉक मिसाइलों को एकीकृत कर अपनी डेटरेंस क्षमता भी मजबूत कर रहा है। इसके अलावा जापान ने अपने रक्षा खर्च को भी लगभग दोगुना कर 2% तक बढ़ाने का संकल्प किया है। जिस तरह जापान की नीतियों में ऐतिहासिक रूप से यह बदलाव देखा जा रहा है और अब परमाणु हथियारों पर भी चर्चा गर्माती नजर आ रही है, उससे चीन की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। जापान के नीतिगत बदलावों के खिलाफ उसकी तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं भी दी गई हैं। जापान का अपनी रक्षा नीतियों को बदलना और ताकत को इस तरह मजबूत करना चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। अब ताइवान पर हमला करना चीन के लिए आसान नहीं होने वाला। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान के भारत पर बड़े आरोप की। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया, जिससे पाकिस्तान को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और अब जब जम्मू कश्मीर में आई बारिश के बाद पाकिस्तान में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, यानी अब तक जहां पाकिस्तान पर सूखे का खतरा मंडरा रहा था, वहीं अब पंजाब प्रांत के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को अपने निशाने पर ले लिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत से अचानक पानी आने के बाद चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिसके चलते पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में कई लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान मौसम विभाग के पूर्वानुमान केंद्र ने अगले 24 घंटों में चिनाब और रावी नदी में कम से मध्यम स्तर की बाढ़ की भविष्यवाणी की है। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक चिनाब नदी का जलस्तर 1,80,000 क्यूसेक हो गया है। चिनाब के साथ ही सिंधु नदी में पानी का बहाव तेज हुआ है। इसके लिए पाकिस्तान ने भारत से आने वाले पानी को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं पंजाब सिंचाई विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि भारत ने ऊपरी हिस्से से पानी के बहाव में बढ़ोतरी के बारे में पाकिस्तान को पहले से कोई जानकारी नहीं दी थी। और अब पाकिस्तान के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 20 से 24 जुलाई तक मानसून की वजह से प्रमुख नदियों में पानी का बहाव काफी ज्यादा बढ़ सकता है। दरअसल बीते साल अप्रैल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद से भारत पाकिस्तान को नदी में बहाव या इससे जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत जानबूझकर पानी के बहाव में छेड़छाड़ कर रहा है, जिससे पाकिस्तानी क्षेत्र में सूखा और बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं। हालांकि भारत ने आधिकारिक रूप से पानी के बहाव में अवरोध को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन भारी बारिश पाकिस्तान के लिए आफत बन गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि पाकिस्तान अब इस मुसीबत से कैसे निपटता है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे एक ऐसी बिल्ली की जो कुत्तों की तरह भौंकती है। तो आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि जैसी संगत वैसी रंगत, यानी हम जैसे माहौल में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनके कुछ ना कुछ गुण या अवगुण को हम अडेप्ट कर लेते हैं, अपने अंदर ढाल लेते हैं। लेकिन ये कला सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि ये जानवरों में भी होती है। जानवर भी अपने आसपास के माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं। यही वजह है कि जिस वातावरण में ये बड़े होते हैं, उनका व्यवहार भी उसी के हिसाब से ढलता जाता है। और आज हम जिस बिल्ली की बात करने वाले हैं, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस बात का दिलचस्प उदाहरण बन गया है। इस वीडियो में एक ऐसी बिल्ली दिखाई दे रही है जो सामान्य बिल्लियों की तरह म्याऊ करने के बजाय कुत्तों की तरह भौंकने की कोशिश करती है। ये वीडियो पालतू जानवरों की मालकिन कैथी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो के साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी ग्रे और सफेद रंग की बिल्ली बचपन से ही कुत्तों के साथ बड़ी हुई। यही कारण है कि उसने उनके कई व्यवहार अपना लिए हैं।
और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जब भी वो किसी दूसरी बिल्ली को देखती है तो म्याऊं करने के बजाय कुत्तों जैसी आवाज निकालने की कोशिश करती है। वो तो म्याऊं म्याऊं करना ही भूल गई है। इस बिल्ली की यह अनोखी आदत इंटरनेट यूजर्स को बेहद पसंद आ रही है और लोग इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ को या किसी माहौल को बेहद सोच समझकर चुनिए, क्योंकि बिल्ली की यह कहानी हमें यही बताती है कि किसी का साथ या माहौल हम पर कितना गहरा असर डालता है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।